नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का 25 ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं। यदि आप सभी को जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखेगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपका मैट्रिक के परीक्षा में क्या परिणाम आ सकता है। तो पहला सवाल हमारा कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है r बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया गया f बराबर r, ऑप्शन सी में दिया गया f बराबर 2/r, ऑप्शन डी में दिया गया है r बराबर f/r। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर जिसे हम लोग f द्वारा सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर में दोनों में जो संबंध होता है वो होता है a बराबर r/2। तो f बराबर r/2 तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो r बराबर 2f हो जाता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो r बराबर 2f होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल इसमें 2 को देखिए कि निर्गत किरण एवं विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आपका उत्तर होगा। और इसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 को देखिए कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपसारी लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वहीं पे उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जो कि आप सभी के मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो r का मान हमें प्राप्त हो गया है 28 सेमी। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी यानी f का मान। आप सभी को मालूम होगा कि f बराबर होते हैं r/2। तो r का मान यहाँ पे 28 सेमी है, तो हम 28 सेमी लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे, इसे कटा देंगे तो ये 14 दूनी 28 यानी 14 मरतबे कट जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आपका उत्तर होगा, यानी 14 सेमी। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी यानी f का मान 10 दिया गया है। हमसे पूछा गया है वक्रता त्रिज्या यानी r का मान बताइए। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो f द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r द्वारा सूचित करते हैं। r बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो 2f होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 गुने f का मान, तो दोस्तों f का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 2 में 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 सेमी हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी में 20 सेमी दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आपका उत्तर होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल उसमें 6 को देखिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, स्पेक्ट्रम होता क्या है जरा सा हम लोग जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है। दोस्तों ये क्या है, प्रिज्म है। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रकार से जाकर प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश को, ये हमारा श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों के ये 7 रंगों में ये विभक्त हो जाते हैं। इसी 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का प्रक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और 7 रंगों की इस प्रकार से जो पट्टी हमें प्राप्त होती है इसे ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बोला गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर प्रिज्म का प्रयोग कर रहे हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, प्रिज्म आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 हमारा कहता है
कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी कितनी होती है दोस्तों। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कहता है कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी कितनी होती है। आसान शब्दों में कहे तो मनुष्य का जो सामान्य व्यक्ति का जो आंख होता है वो कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य का आंख कितनी दूरी तक साफ साफ वस्तुओं को देख सकता है। आज तक इसका काउंटिंग नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। यदि यहाँ पे दूरी ना बोलकर न्यूनतम दूरी पूछा जाता तो 25 सेमी हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दूरी कितना होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आपका उत्तर होगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आपका उत्तर होगा। ऐसे ही तमाम सब्जेक्ट का यदि आप ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पीडीएफ आसानी तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है मैथ एंड मैजिक टिप्स ऐप। मैथ एंड मैजिक टिप्स जैसे आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको जो पहला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा उसे इंस्टॉल कीजिए और वहां से भी आप जाकर 10वीं तथा 12वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियां आप कर सकते हैं। आइए अगला सवाल उसमें 10 को देख लेते हैं कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमसे प्रतिरोध का मान पूछा गया है और हमें प्राप्त क्या है, तो वोल्टेज प्राप्त है और एम्पियर प्राप्त है, यानी धारा की मान प्राप्त है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या करेंगे कि V/A कर देंगे, यानी 220/2 करेंगे तो ये करके आपका आएगा 110। जब हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 110 ओम होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आपका उत्तर होगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। तो जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आपका उत्तर होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 12 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 12 कहता है कि ओम के नियम निहित है, यानी ओम के जो नियम है वो किस में निहित है। तो ओम के नियम होते हैं V/IR, यानी V/I बराबर एक नियतांक होता है और यहाँ पे V समानुपाती I का होता है, यही ओम का नियम कहता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल किसमें 13 को देखिए। दोस्तों किसमें 13 हमारा कहता है कि विभवांतर का इस सही मात्रक क्या होता है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि विभव या विभवांतर के अंतर को या विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका इस सही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन 14 यहाँ पे क्या कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण तो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आपका उत्तर होगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ये दोस्तों बुझा हुआ चूना की बात करें तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया CaO, और इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा रासायनिक चीज है जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और काली चूना भी कहते हैं। याद रखिएगा, काली चूना का अनुसूत्र पूछा जाए तो भी CaO होगा, बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र पूछा जाएगा
फिर भी CaO होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया था CaOH का होल ट्वाइस। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि चूना जल का अणुसूत्र बताइए। तो चूना जल का अणुसूत्र बताने की बात करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हो जाएगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि संगमरमर का अणुसूत्र बताइए। तो संगमरमर का अणुसूत्र की बात करें, या एक और सवाल पूछे जाते हैं कि खड़िया का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संगमरमर का अणुसूत्र CaCO3, जिसे रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका खड़िया का भी अणुसूत्र CaCO3 ही होता है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। हे साथियों, क्वेश्चन 16 कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोई भी विलयन यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, तो अम्ल होगा। क्योंकि अम्ल की ये खासियत होती है कि यदि अम्ल के विलयन में कोई भी पदार्थ को डाल देते हैं, यदि वो नीला लिटमस पत्र होगा तो उसमें से जब अम्ल के विलयन में डालने के उपरांत उसे बाहर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि नीले लिटमस पत्र अब लाल हो चुका है। तो अम्ल की ये खासियत होती है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि HP सोरेंस एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था। पीएच स्केल का खासियत ये होता है कि इससे किसी भी विलयन की उदासीनता, अम्लता तथा क्षारीयता मापी जाती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय विलयन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 या 7 के बराबर आ जाता है तो उस विलयन का पीएच मान उदासीन हो जाता है। तो याद रहे, 1 से 7 के बीच में आवे तो अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, 7 रहे तो उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्ल हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कम ऑप्शन ए में दिया गया है 5। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला सवाल 17 को देखिए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा अधातु है अपवाद में जिसका नाम है ब्रोमीन, और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। साथियों, क्वेश्चन 18 कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना की बात करेंगे तो 24 कैरेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हमारा उत्तर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए। हे साथियों, क्वेश्चन 19 कहता है कि पीतल है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पीतल एक मिश्र धातु है, और किसका मिश्र धातु है, तो कांसा और टीन का ये मिश्र धातु पीतल होता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 हमारा कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। आप सभी को बता दें कि उत्सर्जन के मतलब होता है कि मनुष्य में बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप कोई अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं, जिनका शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो मनुष्य में जितने भी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल हो गया, तो इन तमाम चीजों का उत्सर्जन करने के लिए जो मनुष्य में पाए जाने वाले अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसी हम लोग ब्रिकाणु अर्थात नेफ्रॉन कहते हैं। ये दोस्तों, ब्रिक के माध्यम से ही मनुष्य में उत्सर्जन होता है। तो सवाल आ सकता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो ब्रिक हो जाएगा। और मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है, तो यूरिया, यूरिक अम्ल तथा ग्लूकोज हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हे दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो काकरोच में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो काकरोच नहीं जानते होंगे। तो यदि आप बिहार के छात्र होंगे तो मालूम ही होगा कि तिलचट्टा, देखिए तिलचट्टा, तिलचट्टा को ही हम लोग काकरोच कहते हैं, जिसमें सफेद खून पाया जाता है और इसमें ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लेते हैं कि कूटपाद किस में पाया जाता है। हे साथियों, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन में आप सभी को 4 जीव देखने को मिलेगा। पहला रहेगा पैरामीशियम, यूग्लिना, सी में रहेगा अमीबा, और आपका ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हे साथियों, आप सभी को बता दें कि कूटपाद जो है
वो अमीबा में पाया जाता है। हम आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे तो बताए थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कूटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, पकड़कर उसे खाद्यान्नी में ले जाता है जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम उसका पाचन अम्लीय माध्यम में कर देते हैं और अनपचा भोजन अमीबा के सतह से त्वचा के सतह से चिपक जाते हैं और पुनः बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ से एक दो सवाल इस प्रकार से आ सकते हैं कि अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा, और कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। आइए अगला सवाल कुछ मैं तेज को देख लेते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है साथियों याद रखिएगा, हम पिछले वाले पार्ट में बताए थे कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो बहुत सारे छात्र और छात्राएं जवाब दिए थे कि पत्तियों का जो रंग है वो क्लोरोफिल के माध्यम से हरा होता है। तो जब पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है वो हरा ही होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। हे साथियों क्वेश्चन 24 कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये चारों ऑप्शनों में वह कौन ऐसा अंग है जो मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है अंडाशय, और आप सभी को मालूम होगा अंडाशय मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन बी में दिया जाता है गर्भाशय, ये भी आपका मादा जनन तंत्र का भाग है। डी में दिया जाता है डिम्बवाहिनी, और ये भी मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया शुक्रवाहिका, और आप सभी को बता दें कि शुक्राणु के साथ साथ शुक्रवाहिका जो है ये मनुष्य के मादा नहीं बल्कि नर में पाए जाने वाले जनन अंग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है, शुक्रवाहिका। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लेते हैं। हे साथियों क्वेश्चन 25 कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पुंकेसर कहते हैं, अंडप कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है वर्तिका कहते हैं। हे साथियों याद रखिएगा कि पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। मादा जनन तंत्र को हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर या ज्यांग कहते हैं। तो यहाँ पे नर जनन अंगों की बात की गई है तो नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया पुंकेसर, अतः क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने जाना साइंस का 1 से लेकर 25 तक का ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए होंगे चैनल पे तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का मजेदार सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।